Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप मेरा अगला सवाल दिलीप मावलंकर जी और राहुल श्रीवास्तव जी, आप दोनों से है। आशु, देन आई विल कम टू यू। वैक्सीनेशन, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। ये दिलीप ने कुछ मिथ्स की बात की और हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में ये देख रहे हैं कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर जो मिथ हैं, जो सब चीजें हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राज्य लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि कई हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आई जहां पे वैक्सीनेशन के लिए, सेकंड डोज के लिए लोग गए, लौटना पड़ा, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला। स्टेट कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रही। हमने पहले भी बात की थी कि स्टेट्स को हम क्यों नहीं ये पार देना कि वो खुद से खरीद सकें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर सरकारों की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार लगातार कह रही कि नहीं, हम तो वैक्सीन दे रहे हैं, ये लोग मैनेज ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो जो एक पॉलिटिक्स हो रही है, इसको लेके बयानबाजी हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है सब चंगा सी, और एक तरफ केंद्र वर्सेस राज्य चल रहा है। और मावलंकर जी, ये वैक्सीनेशन को लेकर हमारा जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो लोगों का माइंडसेट है, हाउ डू वी डील विद इट? आप दोनों ही लोग। राहुल जी, पहले आप। सौरभ देखिए, जहां तक आपका इस सवाल में बहुत सारी तहें हैं। पहला सवाल कोऑर्डिनेशन। जब से कोविड हिंदुस्तान में उसका पदार्पण हुआ, तब से लेकर के अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया एक राजनीतिक इतिहास है इसका। इसमें लॉकडाउन, इसके बाद के लगातार लॉकडाउन बढ़ाए जाना, और उसके बाद लॉकडाउन की ढील, और इसकी कहानी अगर आप देखें तो पहले ये बहुत सेंट्रली डोमिनेटेड था। सेंट्रली डोमिनेशन के बाद उसमें स्टेट्स का रोल बढ़ने लगा। उसके बाद टीकाकरण आया। टीका पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में था। अभी हालात अगर देखिए आप, जब से थोड़े खराब होने लगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सौरभ। दो चीजें हैं। एक तो इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ये कौन पॉलिटिकल श्रेय लेगा कि लॉकडाउन का जो नेगेटिव श्रेय है वो किसके पल्ले में जाएगा, नुकसान का। वैक्सीनेशन का जो पॉजिटिव श्रेय है वो किसके पल्ले में जाएगा। और इसी से तमाम चीजें जुड़ जाती हैं सौरभ। अगर सरकारें छुपा रही हैं कि आंकड़ा कितना है डेथ का, वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो छुपाना चाहती हैं। उसी की आड़ में जनता में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि वो भी छुपाना चाहते हैं कि मुझे कोविड था या मेरे किसी घर वाले को कोविड था, वो भी छुपाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े क्लब है पत्रकारों का, उसमें चुनाव हुआ। उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे और वो कोविड पॉजिटिव थे और वो चुनाव में वोट लेने गए थे। तो क्या सरकार, क्या पत्रकार, यहाँ पे आप देखिए तो प्रथा एक ही है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन की कहानी देखें तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको सेंट्रलाइज करके अपने लिए मुश्किल जरूर क्रिएट की। हालांकि शुरू में, जैसे आपने एक साहब ने बताया कि कैब ड्राइवर कह रहा है कि मैं क्यों लगाऊं, मुझे डर लगता है। सौरभ, मुझे एक अजीब बात ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर से पूछनी पड़ेगी सौरभ, कि ये कौन सी मानसिकता है कि मास्क बिना लगाए कोविड, जो कि एक भयावह बीमारी है, आपको उससे डर नहीं लगता, लेकिन वैक्सीनेशन से आपको डर लगता है, आप वैक्सीनेशन नहीं लगाते। तो वैक्सीनेशन की किल्लत की दास्तान हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी कि अभी तक अगर आप देखिए तो कोई भी राज्य अपनी मिले हुए कोटे को पूरा नहीं कर पाया वैक्सीनेशन लगाने में। उसमें आपका सवाल जो अभी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का। ना हमारे पास एएनएम है, ना नर्सें हैं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए आपके पास स्टाफ कहां से आएगा? उसके आगे का अगर आप सौरभ दास्तान देखिए कि आपने रिसर्च का मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया। मेरे हाथ में, मैंने एक कभी खबर की थी कि स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि टोटल हेल्थ का जो बजट 65,000 करोड़ के करीब है, उसका सिर्फ 3.7% यानी 4,000 करोड़ रिसर्च में, हेल्थ रिसर्च में जाता है, जो कि पूरे जीडीपी का 0.002% है। इतना कम पैसा जाता है सौरभ। उसके बावजूद हेल्थ रिसर्च वाले अपना टोटल पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 70% पैसा खर्च करते हैं।
इस साल में आपने 70 किया तो कानून के मुताबिक आपको अगले साल और कट के मिलेगा। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां, नालायकियां हैं सिस्टम की, जो कि कहीं से रिमूव नहीं हो रही हैं। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, एक तो सिस्टम में वैक्सीन उतारने की, उस पर शंकाएं हो गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ने जो आश्वासन दिए थे, वो 100 मिलियन और 70 मिलियन के करीब के आश्वासन दिए थे। उनका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अपेक्षाओं से कम है। वो बाजार में वैक्सीन नहीं उतार पा रहे हैं। अगर वो बाजार में वैक्सीन नहीं उतार पा रहे थे, तो फास्ट ट्रैकिंग की जो एक्सरसाइज सरकार ने आज से 3 दिन पहले की, वो पहले क्यों नहीं शुरू हो गई? ये सवाल बहुत जरूरी है। दूसरा, राज्यों को जो कहना है कि हमारे पास बहुत किल्लत है, हमको नहीं मिल रहा है, सौरभ, इस बात में ये बात तय है कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य ही अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्यादा इफेक्टेड राज्य हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। यानी महाराष्ट्र अगर ज्यादा है, तो महाराष्ट्र को यूपी से ज्यादा वैक्सीन मिलने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हाथ में आंकड़े हैं। जी मावलंकर जी। हाँ, आप बता रहे थे वैक्सीन का। मैं थोड़ा एक और एंगल लेना चाह रहा था प्लीज। कि जिसको दूरंदेशी बोलते हैं, कि फॉर साइटेडनेस, दूरदर्शिता। जी, दूरदर्शिता। तो ये अगर हम सोचते, हमने भी उस टाइम नहीं सोचा था, बताया नहीं था, हमारी भी भूल मैं मान लेता हूँ, उधर से चलता हूँ, कि जब लास्ट ईयर जून जुलाई का टाइम था, तब वैक्सीन के कैंडिडेट्स बनने को तैयार हो गए थे लेबोरेटरी में, उसकी ट्रायलें शुरू हो रही थी वर्ल्ड में। तो हम उसी टाइम क्यों ना 5 J&J, मॉडर्ना और फाइजर को बोले कि हमारे वहां आके इंडिया में ट्रायल करो भैया, हम आपको 100 करोड़ दे देते हैं, आपको लाल जाजम बिछा देते हैं, जैसे हम दूसरे देशों के उद्योगपतियों को बुलाते हैं कि भाई इधर आओ, हमारे साथ MOU करो और हमारे वहां इन्वेस्ट करो। तो वैसे हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को बुला सकते थे कि भैया भारत में आओ, वैक्सीन ट्रायल करो, बहुत सस्ते में हो जाएगा, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर हमको ये ब्रिजिंग ट्रायल का झंझट नहीं रहता। अगर हमारे वहां 30,000 लोगों पर उन्होंने ट्रायल किया होता, J&J, मॉडर्ना, फाइजर, नोवाटेक, जो कुछ वाले थे, और हमने उनको हर एक को 100, 200 करोड़ दे दिए होते, तो बाय दिसंबर हम सब लाइसेंस दे सकते थे सबको। वो हमने सोचा नहीं, या सोच के ना बोल दिया उनको, हमको ये फॉरेन वाले नहीं चाहिए, हमें हमारे वाले का वैक्सीन चाहिए। ये मेंटालिटी था पॉलिटिकली, मुझे पता नहीं, बट ये एक स्टेप हो सकता था। तो हमारे वहां अगर ट्रायल उनके होते, तो हमें कोई शंका उसमें नहीं रहती, तो हम जल्दी उसको लाइसेंस दे सकते थे। और हमको तो पता था हमारी आबादी कितनी है, 18 साल के ऊपर की आबादी सिर्फ गिने तो 100 करोड़ है, हर एक को 2 डोज लगना है, तो हमें 200 करोड़ डोज की जरूरत है। वो तो हमें अक्टूबर नवंबर या पिछले साल से ही पता था कि जब वैक्सीन आएगा तो हमको 200 से 300 करोड़ डोज की जरूरत रहेगी। हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी हमें पता है कि 10 करोड़ बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़ बनता है अभी। तो उसमें कोई ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं कि हमें वैक्सीन इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमें पता है हमारा तेल कितना पैदा ही होता है, हमारा खपत कितनी है, तो हम सऊदी अरेबिया जाके, ईरान के पास से जाके, कहीं और के पास से जाके ONGC को बोलते हैं कि उधर जाके खनन करो और तेल ले आओ हमें। तो वही काम हम वैक्सीन में कर सकते थे, बट क्यों नहीं हुआ वो आप सब को समझना है। अगली बार हमें देखना है कि इसको हम कैसे फास्ट ट्रैक कर सकें। दूसरा ये बात है कि इमरजेंसी यूज हमने दिया। इमरजेंसी का क्या मतलब समझते हैं? हॉस्पिटल ने बोर्ड लगा दिया कि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और वो हम डिपार्टमेंट 9 से लेके शाम को 5 बजे तक ही चलता है, तो उसको इमरजेंसी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इमरजेंसी यूज वैक्सीन तो हमको 24 घंटा देना चाहिए, जहां मिलता है, जितना मिलता है। सपोज हमने दिसंबर में हमारे पास 10 करोड़ वैक्सीन था रफली, जो कुछ न्यूज़पेपर में आया है, तो 10 ही 2 करोड़ खरीद लेने का था, और रात दिन जिसको देना है वो देने का था। बट वो हमने नहीं किया, हम 3 दिन दे रहे थे। ये लोगों को, डॉक्टरों को पहले देंगे, फिर नर्सों को, फिर फ्रंट लाइन, फिर हमें भी नहीं कन्विंस था कि ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं है।
हमारे साइंटिस्ट को नहीं कन्विंस था, तो हम धीमे 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 2 महीने वो किया, फिर पता चला कि अभी तो वैक्सीन ही शॉर्टेज हो रहा है। सो हमारा पूरा वैक्सीन का प्लानिंग जो पिछले जून जुलाई से शुरू होना था, वो पता नहीं कब शुरू हुआ। गवर्नमेंट के फाइलों में उसकी सब रिकॉर्ड होगी, मीटिंग कब हुई, क्या हुआ, क्या मिनट्स हुआ वगैरह, बट वो हम नहीं कर पाए। हमारे पास यंत्रणा नहीं है, राहुल साहब ने बताया, वो बात गलत है। ये वैक्सीन कोई भी नर्स लगा सकती है, कोई भी हेल्थ अटेंडेंट लगा सकता है। मोदी साहब को भी कोई न्यूरो सर्जन ने वैक्सीन नहीं लगाई, वो नर्स ही वैक्सीन लगा रही थी एम्स की। सो हमारे पास करोड़ लाखों में नर्सेज हैं, और वैक्सीन लगाने का प्रॉब्लम नहीं है, उसके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ये एक पहला मुद्दा मैं करूँ। दूसरा मुद्दा जो मेरा और सरकार के स्ट्रेटेजी और वर्ल्ड ओवर की स्ट्रेटेजी में थोड़ा मेरा सोच अलग है, मे बी मेरी सोच लिमिटेड है, चूक भी हो सकती है, आई एम ओपन टू करेक्शन, बट मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन का पर्पस क्या है। वैक्सीनेशन के 2 पर्पस होते हैं एपिडेमियोलॉजी में, और दिलीप कुमार जी बताएंगे कि एक तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, कि जिसको वैक्सीन लगेगा उसको उसका फायदा मिलेगा, और दूसरा हर्ड इम्यूनिटी। अभी जो हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन की कर रहे हैं, बिकॉज इससे तो अभी जो कर रहे हैं 60 के ऊपर सब देश में दे दो, फिर 50 के ऊपर दे दो, फिर 40 के ऊपर दे दो, फिर उसके तो हर्ड इम्यूनिटी 2 साल के बाद आएगी। मेरा ये कहना है, हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया करीबन जनवरी में, भारत के 740 डिस्ट्रिक्ट्स हैं रफली, उसमें से टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना है उसका आप टोटल करो तो वो 50 डिस्ट्रिक्ट में ही 60% कोरोना के केस और 60% कोरोना के डेथ है। तो अगर मुझे पूछा गया होता तो मैं बताता ये 50 डिस्ट्रिक्ट में ही वैक्सीन दो और सबको दे दो 18 के ऊपर, कि उधर ये 50 डिस्ट्रिक्ट में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो आपका 60% प्रॉब्लम कम हो जाएगा। आप कहीं मेघालय या त्रिपुरा में 50 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर जहां कोई केस ही नहीं हो रहे, उधर भी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहा है वैक्सीन, कहीं और रिमोट ट्राइबल एरिया में जा रहा है जहाँ केस ही नहीं है, वो उससे डेथ कम हो सकती है जब उधर जाएगा, बट उससे हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी जल्दी से। सो जहां कॉन्सेंट्रेटेड केसेस हो रहे हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से करनी चाहिए, तब जाके ये रोग काफी कम हो सकता है। अगर पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी करने को जाएंगे तो 2-3 साल लगेंगे, 200 करोड़ डोज कितने टाइम में लगेंगे वो आप सोच लो। सर इसमें मैं एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा था कि जो सरकार ने अपनी जब वैक्सीनेशन पॉलिसी को रोल आउट किया तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रखे कि पहले हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसको लेके भी डिबेट हुई। हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स में ना तो जर्नलिस्टों को रखा है, ना सैनिटेशन वर्कर्स को रखा है, ना क्रिमेटोरियम में, शमशान गृह, इन सब में काम करने वालों को रखा है, जबकि ये डायरेक्ट उसमें लाइन में आते हैं। दूसरा हमने 45 का कैप रखा 60 के बाद, जबकि तमाम विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि ये जो सुपर स्प्रेडिंग हो रही है, ये जो 20 से 35 वाला 40 वाला वर्ग है जो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर जॉब रिक्वायरमेंट, तो इनसे सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। आपको लगता है कि इसको लेकर भी वी नीड टू रीथिंक? बिल्कुल वही, वो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, उसका एक लॉजिक ये भी है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो इंडोनेशिया ने ऐसे किया है, उन्होंने बोला कि बूढ़े लोगों को हम नहीं देंगे, हम यंग लोगों को पहले देंगे, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। दूसरा, ये सब का मॉडलिंग हो सकता था, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल हो सकता था। मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ, बट काफी लोग इधर हैं, मैथमेटिशियंस हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल की ये स्ट्रेटेजी करने से हम कितने को बचा सकते हैं। हमारे पास 10 करोड़ डोज थे, तो हम 10 करोड़ को कैसे डिप्लॉय करें जिससे सबसे मैक्सिमम फायदा हो। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी निकाली, उन्होंने भी कंसल्टेशन किए होंगे, उनको ये लगा कि सबसे पहले सबसे बूढ़े लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक बात है, बट पूरे देश के बूढ़े लोगों को एक ही इस टाइप का रिस्क है ये मैं मानता नहीं। दिल्ली के, बंबई के बूढ़े लोगों को ज्यादा रिस्क है, बिकॉज उधर ट्रांसमिशन ज्यादा, उधर डेथ भी ज्यादा हुआ। आप पिछले डेटा देख लो, आप देख लो आसाम के कितने बूढ़े मर गए और बाकी दूसरे लोगों के कितने बूढ़े मर गए। सो हमारा पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो एपिडेमियोलॉजिकली गाइडेड होना चाहिए,
एपिडेमियोलॉजिस्ट उनको गाइड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ बहुत अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। अच्छे एपिडेमियोलॉजी पढ़ना है तो बाहर गांव परदेश जाना पड़ता है, उधर जाके लोग पढ़ के आ सकते हैं। दूसरा, मैं ये भी एक सुझाव सोच सकता हूँ कि क्यों ना हम फॉरेन एडवाइजर्स को बुला लें। अगर हमारे पास कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है हमारे पास, एक्सेप्ट कर लें कि भाई नहीं हमारे पास इतने अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, भारत के उधर सेटल हुए हर चैनल पे आते रहते हैं, टॉप लेवल एपिडेमियोलॉजिस्ट को बुला लें कि भाई हमको एडवाइस करो, हमको स्ट्रेटेजी बना के दो, हमको मॉडल भारत का बना के दो। वो जब फॉरेन मॉडल्स से हम घबरा के सब किया हमने कि इतने लोग मर जाएंगे, बट हमारा मॉडल भी करना चाहिए। सो वो भी एक पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि हमारे पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कम है कि हमारे पास पैसे उनको देने के लिए हमें इच्छा नहीं है। सो एक मॉडल ये भी मैंने सजेस्ट किया था कि वैक्सीन कंपनियों को बोलो कि आपका 10% 20% प्राइवेट मार्केट में बेचो, आप कमाओ जितना कमाना है। मैंने तो ऐसे भी सोचा, सुझाव दिया था कि रॉबिन हुड प्रिंसिपल लो, उनको बोलो कि उसको 10,000 में बेचो पहले 10% को। भारत में 10,000 वाले लेने वाले तैयार हैं, और उसके में से जो फायदा होगा वो उसमें से 50% फायदा गवर्नमेंट को दे दो, तो गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन फ्री में मिल जाएगा। कि एक 10,000 वाला बिकेगा तो आप 10 फ्री में दे दो, जैसे ड्रग कंपनीज हर दफे करती हैं। तो वो भी सोचा जा सकता था कि सबको सस्ते में सस्ता वैक्सीन 150 रुपये का लेके, फिर अभी हमको पता चल रहा है कि वो कंपनी बोल रही है कि हमें 3,000 करोड़ दे दो, हमारे पास तो पैसा ही नहीं एक्सपांड करने के लिए। तो ये भी क्या प्लानिंग, इतने सब फाइनेंशियल एनालिस्ट ये सब बैठे हुए हैं, हमको पता होना चाहिए था कि ये कंपनी के पास पैसा नहीं है एक्सपांड करने के लिए। सो कंपनीज के साथ जो सप्लायर्स हैं हमारे इतने वाइटल, उसके साथ हमने पहले से नेगोशिएशन करके कुछ एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि हमें हर महीने में 10 करोड़ वैक्सीन 25 करोड़ वैक्सीन मिले, कि जिससे हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर जा सके। और टोटल बजट इतना बड़ा नहीं है। आप देश का लॉकडाउन के अभी जब जा रहे हैं तो जो नुकसान हो रहा है उसके सामने वैक्सीनेशन की जो प्राइस और वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट है इतनी बड़ी नहीं है। लास्ट आपने जो बोला कि जो 3 महीने पहले कर सकते थे वो कर सकते थे, बट उस टाइम हमें लगा कि हमें भारत में बना हुआ वैक्सीन चाहिए, हमें अपना वैक्सीन चाहिए, मेक इन इंडिया चाहिए। सो वो भी एक थोड़ा मेंटालिटी सोचना है। हम BMW को लाते हैं, हम मर्सिडीज को आने देते हैं, हम नहीं बोलते कि भाई भारत में बनी कार यूज करो, भारत में बना पेट्रोल यूज करो, बट वैक्सीन में हमने क्यों ये किया पता नहीं कि भाई हमें तो भारत वाला चाहिए। परदेश वालों को कुछ रीजन दिखा के हटा दो या नहीं आए ऐसे कुछ करो, ऐसा थोड़ा माहौल। उसमें क्या ट्रूथ है मुझे नहीं पता, मैं कोई कमिटी का उसका मेंबर नहीं हूँ। सो वो आई डोंट वांट टू गो इनटू, बट वी वर नॉट सो वेलकमिंग टू फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे एक माहौल एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ के बन रहा है। जी आशुतोष। सौरभ मैं एक इसमें बात कहना चाहूंगा। मैंने जो दिलीप साहब ने बात उठाई कि जो बहुत सारे फॉरेन वैक्सीन, उसके साथ एक परेशानी जो आ रही थी शुरू में सरकार के साथ कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में पेटेंट के बहुत सारे मुद्दे लेकर के सरकार की तरफ से अपील भी हो रही हैं कि इसमें पेटेंट रिजीम्स को थोड़ा डिसमेंटल किया जाए, जिससे पूरी दुनिया को वैक्सीन मिल पाएगा। क्योंकि अगर करंट रेट पे देखें तो करीब 83 देश है दुनिया में जिनको वैक्सीन 2024 तक नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो दिलीप साहब ने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि एक तो मेक इन इंडिया, ये जो स्वदेशी का नारा था, इससे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि भारत में बना वैक्सीन एक बड़ी पॉलिटिकल टेम्पलेट बन रहा था। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए, ये बात भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार ये मुद्दा इन दिनों में उठा है, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें भी मठाधीशी का सवाल आ जाता है सौरभ। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से एपिडेमियोलॉजिस्ट या बाहर से एक्सपर्ट बुलाएंगे तो आईसीएमआर जैसा संगठन, जिसका बजट पिछले साल 4,000 कुछ करोड़ था और उसको वो खर्च नहीं कर पाया, तो घट करके इस साल 2,000 कुछ का रह गया, तो आईसीएमआर में क्या होगा?
तो क्या है कि ये बहुत सारे इनहेरेंट पॉलिटिकल और सिस्टमिक सवाल जो हैं वो हिंदुस्तान को हमेशा परेशान करते रहेंगे।